स्टार्ट करते पार्ट सेकेंड ऑफ हिस्ट्री चैप्टर वन, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो, किंग डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय हिज विल अलोन। किंग है ना, अपने हिसाब से सिर्फ टैक्सेस चेंज नहीं कर सकता था, उसको स्टेट जनरल के साथ में मिलके टैक्स चेंज करने की परमिशन थी। तो किंग को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल होता क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें हर एक स्टेट के कुछ लीडर्स आते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वोट दे के जाते हैं। ठीक है। तो ऑन मे 1789 लुई 16 जो राजा था फ्रेंच का, उसने एक असेंबली बुलाई और स्टेट जनरल की मीटिंग करवाई ताकि वो न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर सके। तो स्टेट जनरल की मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड स्टेट के थे और 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के थे। पर प्रॉब्लम ये थी, थर्ड स्टेट के लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। अब थर्ड स्टेट के लोगों को क्यों मंजूर नहीं थी? थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्पीरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे थे थर्ड स्टेट के अंदर, मिडिल क्लास लोग एजुकेट भी हो रहे थे, थोड़े बहुत पैसे भी आ गए थे। तो लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे कि पूरे स्टेट का एक वोट क्यों हो, हर एक इंसान को एक वोटिंग राइट होना चाहिए। हमारे पास में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट के लोगों के पास में, तो हर एक इंसान के साथ एक वोट होगा तो उनकी बात आगे रखी जाएगी। पीसेंट आर्टिसन वुमेन को एंट्री नहीं थी कहाँ पे, स्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, 4,000 लेटर्स लिख के दे दिए कि हमारी ये डिमांड है, आप जब ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुला रहे हो तो इन 4,000 ग्रीवियंसेस को भी ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना। असेंबली रूल वॉज ईच स्टेट हैज़ वन वोट, हर एक स्टेट के पास कितने वोट थे, एक वोट था। बट थर्ड स्टेट डिमांडेड ईच रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव वन वोट। उस स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट ने बोला, भाई अब तो ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंसान को एक वोट देना पड़ेगा, हर एक स्टेट को एक वोट देने से काम नहीं चलेगा। किंग रिजेक्टेड दिस डिमांड। किंग को अच्छे से पता था अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मेरे हाथ से पावर चली जाएगी। तो थर्ड स्टेट वेंट आउट टू प्रोटेस्ट। थर्ड स्टेट उस जगह से हाथों हाथ चली गई कि भाई आपको अगर ये डिमांड मंजूर नहीं है तो हमें यहाँ पे कोई वोट नहीं देना है। तो वो हाथों हाथ बाहर गए और प्रोटेस्ट करने लग गए। अब हुआ क्या था, मई में तो लुई 16 ने ये मीटिंग बुलाई थी और जून में थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सलिस। थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टेनिस कोर्ट में मिले थे, वर्सलिस के टेनिस कोर्ट में मिले थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। दिस वोर, उन्होंने कसम खाई थी कि इस बार तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के रहेंगे जहाँ पे किंग के पास में बहुत कम पावर होगी और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके हिसाब से बनाए जाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मतलब कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिया जाएगा। अब लीडर्स कौन थे नेशनल असेंबली के, मिराबियू और एबेसियस। ठीक है, ये दो लीडर्स थे उस नेशनल असेंबली के। इसके बाद क्या हुआ, अब देखो नेशनल असेंबली तो उन्होंने बना ली थी, उसी टाइम पे बहुत ठंडी पड़ रही थी और ठंडी पड़ने के कारण जितनी भी क्रॉप्स थी ना वो सारी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से खाने की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। वुमेन ने, जितनी भी औरतें थी, उनको तो घर चलाना, तो उनको उनके बच्चों को खाना खिलाना था, तो उन्होंने शॉप्स पे लूट मार कर ली थी ज़बरदस्ती, उनकी शॉप से, लोगों की शॉप से ब्रेड वगैरह लेके आने लगे। ड्यू टू विच किंग ऑर्डर्स, और उसी वजह से राजा ने अपने आर्मी के लोगों को भेजा था सिचुएशन को संभालने के लिए। पर जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि लोगों को क्या लगा कि राजा ने ऑर्डर दिया ओपन फायर करने का, बट एक्चुअल में बात वो नहीं थी। बात क्या थी, बात थी सिचुएशन संभालने के लिए राजा ने भेजा था। विच लीड टू सिचुएशन ऑन 14 जुलाई ऑफ बेस्टेल एट बेस्टेल, जिसकी वजह से लोगों ने वो सब चीज़ें की थी जो हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब बिकॉज ऑफ रूमर्स, जो अफवाह फैली थी उसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स लूटेड क्रॉप्स। लोगों ने, फार्मर्स जो थे उन्होंने क्रॉप ट्रेजरी, जो राजा की खेतीबाड़ी की जो ट्रेजरी थी, जो बचा के रखा था, वो सारी चीज़ें फार्मर्स ने लूट ली थी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे टैक्स से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आग लगा दी थी। ऑल्सो अटैक्ड शैटियॉक्स, जो कैसल था, जो कैसल बना हुआ था उस पर उन्होंने अटैक कर दिया था। अब राजा को पता चल गया था कि कॉमन लोगों की पावर क्या होती है। किंग रियलाइज द पावर ऑफ प्रोटेस्ट एंड गिव, और राजा ने बोला चलो ठीक है, मैं अपनी पावर को साइड में रख के नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता हूँ। आज से नेशनल असेंबली एक लीगल बॉडी होगी। उससे पहले सिर्फ लोगों की बनाई हुई बॉडी थी, पर
आज के बाद में नेशनल असेंबली को पूरे फ्रेंच में जाना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, अब जून हो गया, जून के बाद में अगस्त आया, मतलब जुलाई में क्या हुआ था, जुलाई में वो बेस्टाइल फोर्ट पे लोगों ने हमला किया था। ठीक है, वो सिचुएशन जहाँ पे ना लोगों मतलब वो अफवाह फैली थी, वो वाली सिचुएशन सब जुलाई में हुई थी। अब अगस्त में क्या हुआ है, द नेशनल असेंबली पास्ट ऑर्डर, नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया जहाँ पे फ्यूडियल सिस्टम बंद कर दिया गया। फ्यूडियल सिस्टम क्या था वो हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और टैक्सेस वगैरह जो भी थे वो सब अबॉलिश कर दिए थे। क्लर्जी वर फोर्स टू गिव अप प्रिविलेजेस, क्लर्जी मतलब चर्च के लोगों को जितनी भी प्रिविलेजेस मिलती थी कि आप टैक्स नहीं पे करोगे, आपको धार्मिक टैक्स दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लर्जी के लिए बंद कर दी गई थी। जो भी इनको बेनिफिट मिल रहा था वो सब की सब बंद कर दिया था। क्लर्जी वर टोल्ड टू गिव बैक लैंड टू गवर्नमेंट विच गिव एसच। अब देखो, क्लर्जी मतलब चर्च के पास में खूब सारी ज़मीनें थी जो लोगों ने दी थी तिथि के हिसाब से। तिथि क्या थी, तिथि मतलब टैक्स, टैक्स के हिसाब से लोगों ने चर्च को बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो क्लर्जी के पास में जितनी भी ज़मीनें थी वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, और वो सारे एसेट्स बेच के 2 बिलियन लीवर्स का जो कर्ज था वो सब के सब उतर चुका था, मतलब गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 1791, कुछ टाइम बाद में, कुछ साल बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, गवर्नमेंट में चेंज आया। जो पहले गवर्नमेंट कैसे चलती थी, राजा के हिसाब से चलती थी, अब क्या होता था, गवर्नमेंट में चेंज आके मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1791 में, ताकि राजा को पावर कम मिले और गवर्नमेंट के हाथ में पावर आए। तो गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के मतलब आपको अच्छे से पता है, लॉ बनाने वाला, लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला, जुडिशरी। जो राजा है ना वो एग्जीक्यूटिव में आता था। ठीक है, लेजिस्लेटिव हु मेक लॉ, हु सीज वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड, पनिश दोज हु डोंट फॉलो रूल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। अब देखो, अब बात क्या थी, पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे। 4 मिलियन मेल, मतलब सिर्फ आदमी जो 25 साल से ऊपर है उनको ही वोटिंग राइट्स थे, वो वही टैक्स पे करते थे और उनको ही वोटिंग राइट्स थे। पैसिव पॉपुलेशन कौन सी थी, 3 मिलियन लोग, मतलब 3 मिलियन आदमी, और जितनी भी वुमेन, चिल्ड्रन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, या जो भी 25 साल से छोटे हैं, वो सब किस में आते थे, पैसिव पॉपुलेशन में आते थे, जो ना वोट देते थे, जो ना टैक्स पे करते थे। ठीक है, अब एक्टिव पॉपुलेशन की बात करते हैं। एक्टिव पॉपुलेशन ही जज को सेलेक्ट करते थे और 50,000 इलेक्टोर्स को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, अब इन 50,000 में से 745 मेंबर्स जो थे वो नेशनल असेंबली में सेलेक्ट होते थे और वो ही रूल्स को बनाते थे, वो कानून बनाने का काम करते थे, वो लेजिस्लेटिव का काम करते थे। अब ये जो नेशनल असेंबली थी वही राजा को कंट्रोल करती थी, मतलब राजा के हाथ में सिर्फ एक ही पावर है जिसे बोला जाता था वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लास्ट में राजा को पूछ के लिया जाएगा, उसके अलावा राजा कोई भी तरह के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, राइट ऑफ लाइफ मिली लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिला। ये सारे फायदे किस वजह से हुए, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। नया कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बहुत अलग अलग तरह की राइट्स मिली थी जो पहले नहीं थी जब राजा के हाथ में पावर्स थी। हियर इज़ द एंड ऑफ पार्ट सेकेंड। हम